सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज का जो मेरा वीडियो है वो है हर्ज वर्ग की जॉब एनरिचमेंट की अवधारणा के विषय में, जिसे हम कार्य समृद्धिकरण भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो हर्ज वर्ग ने ये जो जॉब एनरिचमेंट का यानी कार्य समृद्धिकरण की जो अवधारणा दी है वो बेसिकली क्यों दी है, ये इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, आपने खुद भी कई बार अनुभव किया होगा कि हर ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा कर्मचारी या कार्मिक या कोई व्यक्ति अधिकारी ज़रूर होता है जो बहुत मेहनती होता है ना। अब होता क्या है कि ऐसे लोग जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से शिद्दत से करते हैं, ऐसे लोग संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो चिन्हित कर लिए जाते हैं कि हाँ भाई, ये व्यक्ति जो है ये फलाने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे करके उस व्यक्ति पर इतना सारा काम लाद दिया जाता है कि वो कुछ समय बाद हम कह सकते हैं ओवरबर्डन महसूस करता है और जो उसकी कार्य करने की जो प्रेरणा है वो खो जाती है। तो बेसिकली हर्जबर्ग इस क्वेश्चन को उठाते हैं कि क्यों बहुत सारे ऐसे कार्मिक, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जो किसी संगठन के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि उनको ज्ञान बहुत है, अनुभव बहुत है, लेकिन फिर भी उनका जो बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाता है। क्यों? ख़ास तौर से यदि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, भारतीय प्रशासन के संदर्भ में देखें, तो निश्चित रूप से ये जो आईएएस और जो पीसीएस परीक्षा है वो सबसे कठिन, सबसे सर्वोच्च और सबसे उत्कृष्ट परीक्षा है। और इस परीक्षा से जो अधिकारी चयनित होकर आते हैं ऑफिसर के रूप में, वो निश्चित रूप से ज्ञान में और योग्यता में अद्वितीय होते हैं, बेहतरीन होते हैं। लेकिन उनका यदि हम सामाजिक योगदान देखें उनकी ज्ञान और अनुभव की तुलना में, तो वो उतना नहीं दिखाई देता जितना उनको नॉलेज है। तो आखिर सवाल उठता है कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि इतने काबिल लोग जो है ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन उनका सोशल कंट्रीब्यूशन जो है वो कम हो पाता है। तो इस बेसिक क्वेश्चन को के आंसर को जानने की भी हम कोशिश करेंगे, और इसका जो आंसर है वो हर्जबर्ग की इस कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे हम कहते हैं जॉब एनरिचमेंट की अवधारणा। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा। आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी इसमें मिलेंगे, प्लस कैसे जो है वो ऑफिसर्स को अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं उनको कैसे मोटिवेट करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम पहले जान लें कि जॉब एनरिचमेंट एक्चुअली है क्या, कार्य समृद्धिकरण है क्या। तो देखिए, वर्टिकल एक्सपेंशन है ये जॉब का, वर्टिकल एक्सपेंशन। अब सवाल उठता है कि वर्टिकल एक्सपेंशन क्या है और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या है, ऊर्ध्वाधर विकास और क्षैतिज विकास। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन को हम कहते हैं जॉब एनलार्जमेंट। अब इसको समझने की कोशिश की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ कि एक व्यक्ति है जो लेटर बहुत अच्छा डिज़ाइन कर लेता है। ओके, यानी कि जो भी पत्रावली आती है, सरकारी पत्रावली आती है, उनका वो ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत अच्छी कर लेता है। ठीक, तो एक एग्जांपल मैं लेकर चल रहा हूँ। अब होता क्या है कि चिन्हित कर लिया गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि भाई फलाना व्यक्ति जो है वो ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करता है, यानी कि जो भी मतलब लेटर आ रहे हैं उनके जवाब जो भेजे जाने तो वो व्यक्ति अच्छा जवाब बना लेता है। ठीक, क्योंकि उसको उस चीज़ की अच्छी नॉलेज है। अब होता क्या है कि उसके ऊपर फिर जॉब लादना करना शुरू कर दिया जाता है, मतलब उसी को सारे काम दिए जाते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको और काम दे दिया जाता है। यूँ तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो काबिल है और काम देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि किस तरीके का काम देना है। क्योंकि
जो कार्य है यदि उसमें संख्यात्मक विकास करेंगे, संख्यात्मक विकास मतलब हम पहले काम दे रहे थे, जितना काम दे रहे थे उससे हमने बढ़ा दिया, 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना कर दिया, दैट इज संख्यात्मक विकास। ठीक है, हमने उसी प्रकृति का, हमने प्रकृति चेंज नहीं की, हमने नेचर चेंज नहीं की जॉब की। ठीक है ना, हमने जॉब लगभग काम वही रखा है लेकिन उसके काम को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। जैसे कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति है ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करता है, तो अब पता चला कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये हो गया कि भाई फलाना व्यक्ति जो है ड्राफ्टिंग अच्छी करता है, तो हर आदमी कोशिश करता है कि भाई उससे वो ड्राफ्टिंग कराए। अब होता क्या है कि ये हो रहा है जॉब एनलार्जमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, तो अब एक ही कार्य को करते करते व्यक्ति जो है वो क्या होने लगेगा, ऑब्वियसली बात है कि बोर होने लगेगा और वो कार्य करने की प्रेरणा खो देगा। और ऐसी परिस्थितियों में जब व्यक्ति कार्य करने की प्रेरणा खो देता, क्यों खो दिया, क्योंकि उसको एक ही टाइप का काम मिल रहा है। एक व्यक्ति कंप्यूटर पर अच्छा काम करता है तो सारा कंप्यूटर का काम उसको दे दिया। या एक बहुत छोटा एग्जांपल है कि एक मान लो कोई टीचर है, वो अपने प्रिंसिपल का या अपने से बड़ों की बात मानता है, तो आपने देखा होगा जनरली जो व्यक्ति बात मानते हैं उसी को सारा काम दे दिए जाते हैं। घर में भी ऐसा होता है, जो ओबीडियंट होता है उसी को सबसे ज़्यादा काम दे दिया जाता है, क्योंकि उस आशा होती है कि भाई व्यक्ति ओबीडियंट है तो बात मान लेगा। अब होता क्या है कि जब अब ऐसी परिस्थितियों में अब मान लो कोई व्यक्ति ओबीडियंट है तो ये उसका कोई कसूर थोड़े है कि आप एक ही तरीके का काम उसको दिए जाओगे और काम बढ़ाते चले जाओगे और इस कदर बढ़ा दोगे कि वो कार्य जो है फिर उसके लिए कार्य देना मतलब उसके शून्य में शून्य जोड़ने की तरह है, क्योंकि प्रेरणा तो वो खो चुका है अधिक काम करने की वजह से। अधिक काम इसलिए क्योंकि काम की प्रकृति नहीं बदली, हमने काम बढ़ा दिया। ठीक, तो इसलिए उन्होंने एक हर्जबर्ग ने कॉन्सेप्ट दिया जॉब एनरिचमेंट, एनलार्जमेंट नहीं, मतलब कार्य की संख्यात्मक विकास नहीं, कार्य का गुणात्मक विकास, कार्य का गुणात्मक विकास हमको करना है। ठीक है ना, क्वालिटेटिव इंक्रीज करना है, ना कि क्वांटिटेटिव इंक्रीज। यदि हम वर्क में क्वांटिटेटिव इंक्रीज कर रहे हैं, संख्यात्मक विकास कर रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे जॉब एनलार्जमेंट। और यदि हम किसी व्यक्ति के कार्य में वर्टिकल यदि हम विकास कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर विकास कर रहे हैं, उसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब, या जिसे हम कहेंगे जॉब एनरिचमेंट। तो यदि अब आपसे कहा जाए कि भाई इसको परिभाषित कीजिए, तो हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के कार्य की जिम्मेदारी को, देखिए हम जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं वहाँ पर, उसका एरिया भी बढ़ा रहे हैं और उसकी चुनौती भी बढ़ा रहे हैं। तो हम जब जानबूझकर ये चीज़ें करते हैं, सोच समझकर, जानबूझकर मतलब सोच समझकर प्लानिंग के तहत, तो उसे हम जो है जॉब एनरिचमेंट कह सकते हैं। यानी कि जॉब एनरिचमेंट हुआ किसी भी व्यक्ति के कार्य को चुनौतीपूर्ण बनाना, ठीक है, उसे रोचक बनाना, एक्साइटिंग बनाना, प्लस उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव सृजनात्मक कार्य उससे हम लेना। ये 3 खूबियां हैं जॉब एनरिचमेंट की, कि पहले तो वो रोचक हो, एक्साइटिंग हो, ठीक है, दूसरा चुनौतीपूर्ण हो, ठीक है, और तीसरा कंस्ट्रक्टिव हो। जब किसी कार्य में ये 3 विकास होते हैं, यानी कि रोमांच में वृद्धि हो, कुछ एक्साइटिंग वर्क हो, कुछ चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग वर्क हो और कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हो, और जब ये तीनों इंक्रीज आप करते हैं किसी काम में, तो आप उसे कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। एक्चुअली जो बात मैंने पहले उठाई ना कि क्यों इतने काबिल लोग सेलेक्ट होकर आते हैं लेकिन उनका सोशल कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं तो वो कम होता है, क्योंकि काबिल होते हैं नो डाउट, अब एक ही प्रकार का कार्य मिल रहा है, पूरे दिन सुबह से शाम तक एक ही टाइप का काम है, तो कार्य में जो है वो कोई एक्साइटिंग, कुछ चैलेंजिंग, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क ही नहीं हो रहा। देखिए कंस्ट्रक्टिव वर्क करना बड़ा ज़रूरी है, चैलेंजिंग और रोमांच के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या होता है कि आप कुछ मतलब नया सृजन कर रहे हो, कुछ अच्छा ऐसा काम कर रहे हो जो देश को, समाज को जिसका लाभ मिल रहा है, ऐसा कार्य जो है वो सृजनात्मक कार्य कंस्ट्रक्टिव वर्क कहलाता है। तो ये चीज़ें, ये एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। जब किसी भी व्यक्ति के कार्य में हम एक्साइटेशन बढ़ा दें, कार्य का रोमांच बढ़ा दें, कुछ चैलेंज, उसको चैलेंजिंग कर दें, कंस्ट्रक्टिव वर्क बढ़ा दें, कुछ सृजनात्मक कार्य कर दें, तो उसे हम कहेंगे जॉब एनरिचमेंट, यानी कि कार्य समृद्धिकरण। देखिए एक इसको मैं और इसको समझाऊं
कि कार्य समृद्धिकरण कब संभव है? जब उपलब्धियों की निश्चित संगठनात्मक मान्यता हो। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। उपलब्धियों की निश्चित संगठनात्मक मान्यता का अर्थ है कि उचित कार्य के बदले उचित पुरस्कार या दंड भी, यानी कि व्यक्ति ने यदि पुरस्कार के कार्य के लायक कार्य किया है तो उसे पुरस्कार दिया जाए। हर्जबर्ग कहते हैं कि विलंबित पुरस्कार नहीं रहता। विलंबित मतलब लेट, यानी किसी व्यक्ति ने कोई बहुत अच्छा काम किया तो उसे तुरंत पुरस्कार दीजिए। अब उसको आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद प्रशस्ति देंगे तो उसका कार्य का कोई महत्व नहीं रहा, उस पुरस्कार का कोई मतलब नहीं बचा। और ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि पुरस्कार हो या दंड, यदि किसी बच्चे ने कोई गलती की, अब गलती अब की, डांट आप 2 दिन बाद रहे, उसका कोई मतलब नहीं है, वो और उल्टा उसका इफेक्ट होगा। ठीक है ना। किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया, उसे तुरंत हैंड टू हैंड, जैसे ही वो कार्य अच्छा हुआ, उसको उसका जो है वो आप एप्रिसिएशन दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, या कोई उसको पुरस्कार के रूप में कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, कोई प्रशस्ति पत्र हो सकता है, कुछ भी XYZ पुरस्कार तो किसी भी रूप में भी हो सकता है, तो उसे तुरंत दे दीजिए। यदि आप उस पुरस्कार और दंड भी, तो पुरस्कार और दंड यदि विलंबित हों, यानी कि देर से दिए जाएं, तो उनका कोई महत्व नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि संगठनात्मक मान्यता, निश्चित संगठनात्मक मान्यता का अर्थ है कि व्यक्ति के कार्य के अनुरूप पुरस्कार या दंड दिया जाए। क्योंकि देखिए दंड भी जो है वो मोटिवेशन का काम करती है। देखिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया है जो जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, किटा। ये एक अमेरिका में एक कहावत है, किक इन द आस, गधे में लात मारो, है ना। अब गधा काम नहीं कर रहा तो क्या गधे में आपको लात मारनी पड़ेगी, गधा में लात मारोगे तो वो काम करेगा। तो 2 तरीके की किटा उन्होंने कहा है, पॉजिटिव किटा और नेगेटिव किटा। पॉजिटिव किटा मतलब पुरस्कार और नेगेटिव किटा मतलब दंड। तो ये हम भी बचपन में हम लोग पढ़ते थे, जब नहीं पढ़ते तो क्या पिटाई लगती थी, तो वो जो पिटाई थी वो कैसे काम करती थी, वो किटा का काम करती थी, नेगेटिव किटा का, कि नहीं पढ़ रहे तो भाई पिटाई लग रही है तो क्या दबाव में पढ़ रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक मोटिवेशन का काम करता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जो टीचर ज़्यादा सख्त होता है या आपको लगता है कि भाई अगले दिन पिटाई लगेगी, तो पूरी रात जाग के आप काम करते हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि काम लेना है, और वो भी एक मोटिवेशन का काम कर रहा है कि भाई काम करना है, काम फिनिश करना है एनी हाउ। तो आप दिन रात और जो है भूख प्यास कुछ नहीं देख रहे हैं, आपको सिर्फ काम दिख रहा है, क्योंकि आपको अगले दिन पता है कि उसके बदले यदि मैंने नहीं किया तो मुझे दंड दिया जा सकता है। तो यहाँ पर दंड जो है वो अब देखिए तो मोटिवेशन का काम कर रहा है। तो इन्होंने किटा का भी कॉन्सेप्ट दिया है, कभी समय मिले तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, किक इन द आस, किटा। तो इसी बात को वो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य का पुरस्कार या दंड तुरंत मिलना चाहिए, और पुरस्कार हो या दंड दोनों ही मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अब जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या, कार्य को रोमांचक, चुनौतीपूर्ण, सृजनात्मक कार्य मतलब बना देना ही जॉब एनरिचमेंट है। तो वो कहते हैं कि कार्य की प्रकृति बदलना, यानी भाई जिस बात को मैं कह रहा था कि भाई हम नेचर ऑफ द जॉब चेंज कर दें तो क्या वो जॉब एनरिचमेंट कहलाएगा। सवाल उठता है कि हमने क्या वर्क की नेचर चेंज कर दी तो क्या वो जॉब एनरिचमेंट कहलाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, जॉब की नेचर बदलना और जॉब एनरिचमेंट करना दोनों में डिफरेंस है। अब सवाल उठता है कि भाई दोनों में क्या अंतर है। तो जॉब की नेचर बदलना जो होता है वो एक तरीके से वो थोपना है, ठीक है, यानी कि वर्कर से पूछा नहीं जाता है कि आपको ये काम करना है, और वो सीधा ऊपर से लाद दिया जाता है कि भाई ये काम आपको करना है। तो ये हो गया वर्क की नेचर बदलना। तो जहाँ ऊपर से कार्य लादा जाता है वहाँ संभावना है कि जो वर्कर हैं उस कार्य को ना करें, ना माने। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि एक जगह कंप्यूटराइजेशन करना है, अभी तक वहाँ मैनुअल वर्क हो रहा है सारा, ठीक है, और रातों रात आदेश आता है कि कल से जो है वो पूरे विभाग में, डिपार्टमेंट में, या अगले महीने या 1 महीने के अंदर अंदर सारा काम जो है वो कंप्यूटर पर होना है। तो
यहाँ पर आदेश जो है वो ऊपर से आया है और कर्मचारियों को ना प्रशिक्षित किया गया ना पूछा गया उनसे। जब कर्मचारियों से पूछा नहीं जाता और सीधा कार्य थोप दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं, हालांकि कार्य की प्रकृति बदली है, नेचर चेंज की है हमने, क्योंकि अब तक मैनुअल वर्क हो रहा था और अब कंप्यूटर वर्क हो रहा है, तो वर्क की नेचर तो हमने चेंज की है, लेकिन ये जॉब एनरिचमेंट नहीं है। देखिए रोमांचक भी है ये कार्य, चुनौतीपूर्ण भी है और सृजनात्मक भी है, तीनों ही बातें हैं कि आप कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं विभाग का। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये जॉब एनरिचमेंट है? तो कहते हैं कि नहीं, यदि कर्मचारियों की इसमें सलाह मशवरा नहीं है, रजामंदी नहीं है, उनकी कंसेंट नहीं है, तो ये कार्य की प्रकृति बदलना होगा। और कार्य की प्रकृति बदलने से भी कोई लाभ होगा इसकी संभावना कम है, क्योंकि संभव है कि व्यक्ति विरोध कर दें, विद्रोह कर दें या न सीखें। ठीक है, तो कार्य परिष्कृत करने के लिए आवश्यक है, जॉब एनरिचमेंट करने के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों से इस विषय में सलाह मशवरा किया जाए, उनसे रजामंदी उनकी ली जाए, बैठ के बात की जाए। यानी कि जॉब एनरिचमेंट के लिए कैसे आप जॉब एनरिचमेंट करेंगे उसका तरीका बता रहे हैं हर्जबर्ग कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ पहले बैठिए, विचार कीजिए, उस पॉइंट को रखिए कि भाई हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, आप क्या इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने मेयो के केस में भी देखा है ना, कि जब आप वर्कर को से पूछते हैं, और यही बात जो है वो साइमन कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, मैंने आपको एक बार कहा भी था कि जब आप डिसीजन लें तो एक बार अपने सबॉर्डिनेट्स से वार्ता जरूर कर लें, बात जरूर कर लें। इससे क्या होता है कि उनको भले ही ना माने, अलग बात है, लेकिन उससे उनको क्या लगता है कि दे आर द पार्ट ऑफ द डिसीजन, दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जॉब एनरिचमेंट में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वर्कर्स या सबॉर्डिनेट्स से को जो है वो कन्विंस किया जाता है, उनको उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है, और उनको मतलब जैसे बहुत से लोग हो सकता है मना भी कर रहे हैं मीटिंग के अंदर, भाई नहीं ये हमसे नहीं होगा, तो हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं लगे कि यार हम पर थोपा नहीं जा रहा, हमसे भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जॉब एनरिचमेंट जो है वो जॉब की नेचर चेंज तो है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो है कंसेंट लेना, उनकी राय लेना, मशवरा लेना और रजामंदी लेना, ये चीज़ें जो हैं वो जॉब एनरिचमेंट में इंक्लूड होती हैं। तो मैं समझता हूँ अब आपको समझ में आया होगा कि जॉब एनरिचमेंट है क्या। बेसिकली जॉब एनरिचमेंट का मतलब है कार्य को चुनौतीपूर्ण बनाना, कार्य को जो है वो सृजनात्मक बनाना, कंस्ट्रक्टिव बनाना, वर्क का जो है और उसको एक्साइटिंग बनाना, चैलेंजिंग बनाना, लेकिन सभी की सहमति के बाद, सभी की सहमति के बाद जब आप ऐसा करते हैं तब वो कार्य कहलाता है जॉब एनरिचमेंट, यानी कि कार्य समृद्धिकरण। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं कि जॉब एनरिचमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि डायरेक्ट फीडबैक होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति कार्य जब कर रहा है, जब आपने जॉब एनरिच कर दिया, कार्य को आपने चुनौतीपूर्ण बना दिया, तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो है जॉब एनरिचमेंट में ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट फीडबैक, यानी कि जो ग्राहक और जो जिसको सेवा दी जा रही है उससे डायरेक्ट फीडबैक लिया जाए, ताकि प्रत्येक कर्मचारी को ये पता रहे कि जो चुनौतीपूर्ण कार्य उसे दिया गया उसके विषय में क्या राय है जिसको वो सेवा दी जा रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्कर है और जो जिसको सेवा दी जा रही है, उन दोनों के बीच में सीधा कनेक्शन हो गया और डायरेक्ट फीडबैक जो है वो वर्कर को मिल रही है, और जब ऐसा होता है तो जॉब एनरिच होता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सीखना, क्योंकि देखिए चुनौतीपूर्ण है कार्य, पहली बार उस कार्य को मिला है। देखिए इसी चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, योग्यता है, अब एक ही तरीके का काम देते रहेंगे तो वहाँ न्यू लर्निंग नहीं हो रही, कुछ भी वो नया तो कुछ सीख नहीं रहा। आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति जैसे टीचर बना तो शुरू में आपने देखा होगा कि वो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा रहा है, क्योंकि वो लर्निंग भी कर रहा है ना। जब उसको लगता है, एक समय आता है ना कि लर्निंग करते करते उसको चीज़ें बिल्कुल सब याद हो जाती हैं, फिर वो आप गौर से देखेंगे तो पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि न्यू लर्निंग नहीं रही। व्यक्ति जब तक न्यू लर्निंग यानी कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा तब तक वो जॉब एनरिच करता रहेगा। इसलिए कोई भी जॉब है, चाहे वो टीचर की है, चाहे वो किसी भी तरीके का जॉब है,
जब तक व्यक्ति नया कुछ सीखता रहेगा तब तक उसका जॉब एनरिच होता रहेगा। तो न्यू लर्निंग जो है वो कार्य को परिष्कृत करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यहाँ हम कुछ नया सीखते हैं। व्यक्ति देखिए ज़िंदगी भर वो कार्य से थकेगा नहीं, क्योंकि कार्य व्यक्ति को पहचान देता है। कोई भी भाई किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान पहचान किससे मिलती है? उसके कार्य से। भाई आप कार्य करते हैं तभी तो आपको लोग पहचानते हैं। आप कार्य मत करिए, कोई नहीं पहचानेगा। बहुत लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो काम करेंगे तो लोग आपको जानेंगे। अब काम करेंगे वो कब करेंगे? जब उसमें न्यू लर्निंग होती रहेगी। जब तक आप नया सीखते रहेंगे, कार्य करने का उत्साह बना रहेगा, उमंग बनी रहेगी। जब व्यक्ति को एक ही तरीके का अच्छा नया उसको सीखने को नहीं मिल रहा और काम बढ़ता जा रहा है, तो उसकी जो मोटिवेशन है वो जीरो हो जाता है। एक तरीके से वो फिर अब शून्य हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। बस वो एकदम गधे की तरह वो काम बस करता रहेगा, बाकी उसका कोई योगदान संगठन के लिए नहीं रहेगा। तो किसी भी जॉब इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी क्या है कि वहाँ कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग होती रहे, वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहे। तो दोस्तों ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जॉब इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप भी ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर बने हैं, तो जॉब इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। अपने एक्ट को बार बार पढ़ते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं वो आप पढ़ते रहें, और दुनिया भर की जो रिसर्च हो रही है वो आप पढ़ते रहें। कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया करते रहें। तो क्या होगा कि उसमें आपके कार्य करने की जो हम कह सकते हैं ना, जो एक उमंग है, तरंग है, जो जोश है वो बना रहेगा। जिस दिन लर्निंग बंद हो जाती है, ये सत्य बात है दोस्तों, कि जिस दिन आदमी सीखना बंद कर देता है उस दिन वो एक तरीके से मृत हो गया, मर गया, वो उसका कोई मतलब नहीं बचा। तो ज़िंदगी जीने का यदि आप मज़ा उठाना चाहते हैं, ज़िंदगी को आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो एंजॉय आप तभी तक करेंगे जब तक आप सीखते रहेंगे। आप कलाम साहब को देखिए भाई, 84 साल की उम्र में भी जब वहाँ डेथ होती है, तो क्या अपना एक वो जो पेपर है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई यहाँ नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट कैसे हो। तो देखिए एक व्यक्ति कुछ सोच रहा है, विचार रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ नया कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है कुछ, तो उसका उत्साह, उसकी उमंग, उसकी तरंग बनी हुई है उस उम्र में भी। तो व्यक्ति जब तक कुछ ना कुछ नया सीखेगा तब तक वो अपनी लाइफ को जीता रहे। जॉब मैनेजमेंट के लिए भी यही चीज़ ज़रूरी है कि वो उसमें कुछ नया सीखे। चुनौतीपूर्ण वो तभी बनेगा जब, एक्साइटिंग कब बनेगा जब व्यक्ति उसमें कुछ नया सीखने को मिले। तो ये इंश्योर करना ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीखता करता रहे, ताकि वो जॉब इन्वेस्टमेंट होता रहे। और जब किसी कार्य को आप चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, एक्साइटिंग बनाते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ऑब्वियसली बात है कि वो यूनिक एक्सपीरियंस होता है, द्वितीय अनुभव होता है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में यदि मैं कहूँ कि हाँ भाई कोई ऐसा मोमेंट बताओ, तो निश्चित रूप से वो वही मोमेंट होते हैं जो यूनिक होते हैं, चाहे फिर वो किसी भी तरीके के अच्छे हों बुरे हों। आपको कौन सी चीज़ें याद रह जाती हैं? क्या आपको याद है कि आपने 1 महीने पहले क्या खाया था? नहीं, कोई यूनिक बात हुई होगी तो याद होगी। भाई आपको अपना बर्थडे याद रहता है कि पिछले बर्थडे पर मैंने कहाँ पार्टी दी थी, क्या पहना था, क्या जो है कौन सा केक आया था, या आपका कब कोई रिजल्ट आया था, आप कब टॉप किए, या कोई फेल हो गए, कोई बात हो गई। तो वही चीज़ क्यों? यूनिक एक्सपीरियंस है वो। हमें वही चीज़ें याद रहती हैं जो हमारी लाइफ में यूनिक होती हैं। तो जब हम जॉब एनरिच करते हैं, जॉब को एक्साइटिंग बनाते हैं, चैलेंजिंग बनाते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो यूनिक होता है। और जो यूनिक एक्सपीरियंस होता है वो व्यक्ति को हमेशा याद रहता है। तो व्यक्ति को उत्साहित बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वर्क को जो है वो चैलेंजिंग बनाया जाए। अच्छा, चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन अथॉरिटी, यानी कि प्रत्यक्ष संचार होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को सेवाएं दी जा रही हैं और कर्मचारी अधिकारियों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ है शेड्यूलिंग ओन वर्क, यानी स्वयं के कार्य का अनुसूचन। इसका मतलब ये है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसको आप पहले शेड्यूल कर लें कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति से मुझे बात करनी है, ठीक है, किस काम को किस व्यक्ति से लेना है।
इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि आप का जब कार का प्लानिंग होता है अच्छा, तो एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा होता है। मिनिमम इनपुट में जो आउटपुट आता है वो भी मैक्सिमम होता है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आए, तो वो कब आएगा, जब आप अपने काम को खुद शेड्यूल करेंगे कि वो काम मुझे कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ और कि शेड्यूलिंग जब आप करते हैं अपने काम की, तो उसमें आपको संसाधनों पर नियंत्रण रखना होता है, यानी कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज का अर्थ है कि भाई जब आपके कार्य को चुनौतीपूर्ण बनाया गया, रोमांचक बनाया गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है रिसोर्सेज भी बढ़ा दिए गए। चैलेंजिंग वर्क होता है तब जबकि रिसोर्सेज आपके बढ़े नहीं हैं, आपके रिसोर्सेज पर कंट्रोल है। मतलब कंट्रोल का मतलब लिमिटेड है, कंट्रोल्ड है, तब आपके कार्य को आप चैलेंजिंग किया गया, तो ये तभी तो चैलेंजिंग है, वो तभी तो आनंद आ रहा है। देखिए आप लोग तमाम बच्चे जो विषम परिस्थितियों में बहुत टिपिकल कंडीशंस में तैयारी करते हैं और ऊंचा सपना देखते हैं, तो सवाल उठता है कि कैसे सफलता मिलेगी। उसका जवाब यहाँ दिया जा रहा है कि रिसोर्सेज तो आपके वही हैं, आपके हाथ में नहीं है। भाई जो भी आपके आसपास वातावरण है वो वैसा ही है, वो आपके लिए चेंज नहीं होने वाला है। रिसोर्सेज ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अब रिसोर्सेज बढ़े नहीं हैं, तब आपको वो काम करके दिखाना है, वो बड़ी सफलता हासिल करके दिखाना है। रोमांचक वर्क है ना, चैलेंजिंग है ना, और बहुत कंस्ट्रक्टिव है। तो ये मैं कहूँगा कि इसीलिए उस कार में इतना मज़ा आता है, इतना आनंद आता है। तो रिसोर्सेज पर कंट्रोल है, रिसोर्सेज वही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सफलता पानी है। तो कैसे पॉसिबल होगा, जब आप अपने वर्क को क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और इसलिए मेरा एक वीडियो है मैक्रो प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग और नैनो प्लानिंग का, क्योंकि प्लानिंग बनाने में खर्च किया गया 1 मिनट आपके काम के 4 मिनट को बचाता है। यानी कि यदि आपने 10 मिनट बैठ के अच्छे से प्लानिंग कर ली, तो समझ लीजिए कि पूरे दिन आपका काम जो होगा वो बहुत स्मूथ और बहुत बढ़िया होगा और मैक्सिमम आउटपुट आएगा उसमें। होता क्या है कि हम अपने कार्य को शेड्यूल नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। तो यदि आप जॉब मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस काम को शेड्यूल किया जाए, स्वयं के कार्य का अनुसूचीकरण किया जाए, यानी कि अनुसूची यानी कि लिस्ट बनाई जाए कि मुझे कब क्या काम करना है, कैसे करना है। ठीक। अच्छा, अगली बात यह है कि इसमें पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होती है, व्यक्तिगत जवाबदेहिता होती है। अच्छा हो गया तो भी आपकी जिम्मेदारी है, और कोई चीज़ खराब हो गई, गड़बड़ हो गई, गलत हो गई, तो भी आपकी जिम्मेदारी है। और वैसे भी देखिए, हर व्यक्ति की, आप सफल होते हैं तो भी आपको श्रेय मिलता है, और यदि आप असफल होते हैं तो पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी जो है वो पर्सनली होती है, खुद की होती है। किसी और को दोष देना का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने फिर कहा रिसोर्सेज कंट्रोल हैं, वो लिमिटेड है ना, और आपने खुद ही एक चैलेंजिंग टास्क लिया है। कोई सिविल सर्विस की जो परीक्षा पास करना या कोई बड़ा काम करना, ये कोई हंसी खेल तो है नहीं। आपने खुद ही उस रोमांचक, उस एक्साइटिंग वर्क को, चैलेंजिंग वर्क को अपने हाथ में लिया, उस टास्क को लिया है, अब वो आपको अचीव करना है, तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी बनेगी। ठीक है ना। तो जॉब एनरिचमेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होती है, और जो क्लाइंट रिलेशनशिप है, ग्राहक संबंध, वो डायरेक्ट होते हैं। देखिए आजकल की कंपनियां, आपको मैं बताऊं कि एक गौर करिए, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे आपने अपने घर में आरओ लगवाया या कोई मशीन लगवाई, फ़र्ज़ कीजिए आरओ है ना, आपने आरओ लगवाया अपने घर में पानी के लिए, तो कंपनी आपने देखा होगा कि वो फ़ोन करके पूछती हैं कि भाई वर्कर जो आया कि नहीं आया। ठीक है, आप उसे कितने मार्क्स देंगे, है ना। जैसे वो हैप्पी कोड पूछता है ना। तो हैप्पी कोड क्या है बेसिकली, कि वो क्लाइंट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट फीडबैक है ना। ऐसी जब जैसे आप गाड़ी की सर्विस करा के आते हैं तो कंपनी से फ़ोन आता है कि भाई गाड़ी की जो सर्विस हुई है वो कैसी हुई, आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, आप उससे कितने नंबर देना चाहेंगे, या आप उसे एक्सीलेंट या गुड या एवरेज क्या आप नंबर देंगे। और वो जो आप मार्किंग देते हैं उससे जो है उस कर्मचारी का जो वेतन है या जो भी उसको बोनस है वो दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तो बोनस भी आपको अच्छा मिलेगा, वेतन अच्छा मिलेगा। तो देखिए ये जो कंपनियों ने ये जो
चीज़ें अपनाई हैं। ये जॉब एनरिचमेंट की अवधारणा ही है कि भाई एक ही व्यक्ति को एक ही तरीके का काम देते रहेंगे तो जॉब एनरिचमेंट पॉसिबल नहीं है। जॉब एनरिचमेंट के लिए कैसे पॉसिबल होगा कि जब डायरेक्ट फीडबैक हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, क्लाइंट रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंश्योर करती हैं कंपनियां, और इसलिए जो है अब उसमें क्या फ़ायदा मिलता है, डायरेक्ट फीडबैक से फ़ायदा मिलता है कि आपने देखा होगा कि आजकल कंपनियां जो हैं हर महीने, हर 2-3 महीने में नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं कंपनियों में। जैसे एक कार आई तो आप देखा होगा हर 6 महीने में कोई नई कार आ रही है, उसी कार के मॉडल को चेंज कर दिया। क्यों किए जाते हैं? वो इसलिए किए जाते हैं डायरेक्ट फीडबैक, क्लाइंट रिलेशनशिप, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है ग्राहकों से, डायरेक्ट फीडबैक लिया जाता है कि आपको उसमें क्या कमी मिल रही है, क्या अच्छा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो जॉब एनरिचमेंट होता रहता है, कंपनियां आगे बढ़ती रहती हैं, वर्कर्स आगे बढ़ते रहते हैं। तो यदि आप अपने वर्कर्स को आप जो है वो चाहते हैं कि जैसे कंपनियों में हड़ताल, तालाबंदी, ठीक है, त्याग पत्र देना या जॉब छोड़ देना, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उसके पीछे कारण ये होता है कि जॉब एनरिचमेंट नहीं होता है। यदि आप जॉब एनरिचमेंट कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति कंपनी नहीं छोड़ेगा। तो किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यदि अपने वर्कर्स को से मैक्सिमम आउटपुट लेना है, उनको मोटिवेट रखना है, तो ज़रूरी है कि जॉब एनरिचमेंट किया जाए, ठीक है ना। तो जॉब एनरिचमेंट बेसिकली अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो जिस सवाल को मैंने वीडियो बनाते समय शुरू किया था कि क्यों जो है वो सिविल सर्विस में जो लोग सेलेक्ट होकर आते हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, और उनको बहुत ज्ञान होता है अपने क्षेत्र का, फिर भी उनका यदि हम सोशल कंट्रीब्यूशन देखें तो वो इसीलिए कम होता है क्योंकि जॉब एनरिचमेंट नहीं है। जॉब एनलार्जमेंट तो बहुत है लेकिन जॉब एनरिचमेंट नहीं है। तो यदि गवर्नमेंट्स जॉब एनरिचमेंट पर ध्यान दें तो उन जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि मतलब जिनकी ज्ञान बहुत अद्वितीय है, उनका अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। अब सरकारों ने इसका लाभ कैसे लिया, वो है ई प्रशासन, ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के अंदर आप देखेंगे सारी चीज़ें हैं, जितनी मैं चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ सब की सब हैं, और इसलिए सिविल सर्विस का जो क्रेज़ है वो बढ़ा है। ओके, कार्य करने के अवसर बढ़े हैं, ई गवर्नेंस ने उस चीज़ को बढ़ाया है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, डायरेक्ट फीडबैक है। आपने गौर किया होगा, अब आजकल जैसे आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, ठीक है, रिजर्व बॉगी से, तो जब आप उतरते हैं तो आपके पास मैसेज आता है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि आप को जो है वो बिस्तर कैसे मिले, खाना कैसे मिला, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, डायरेक्ट फीडबैक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप देखेंगे तो डायरेक्ट फीडबैक का कॉन्सेप्ट आया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जॉब एनरिचमेंट की ओर ले जाती हैं। जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज को आलोचना की जाती थी, वो चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस के माध्यम से जो है वो दूर की हैं, और वो सारी चीज़ें जो यहाँ जॉब एनरिचमेंट के अंदर मैंने गिनाई हैं वो लगभग सभी आ जाती हैं। डायरेक्ट फीडबैक आ जाता है, ठीक है, न्यू लर्निंग है क्योंकि कंप्यूटराइजेशन है और नई नई चीज़ें हर समय आती हैं। आप देखिए हर विभाग में नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई ऐप रोज़ आ रही हैं, नई नई चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, ताकि जो है चाहे कोई भी विभाग है, एजुकेशन है, ठीक है, जीएसटी है या प्रशासन है, कोई भी आप डिपार्टमेंट देखेंगे हर समय कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया ऐप, नई नई योजनाएं, परियोजनाएं, ठीक है, नए नए पोर्टल, हर समय आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव काम हो रहा है, और उसके पीछे अवधारणा क्या है, जॉब एनरिचमेंट की, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है कि जब ये सारी चीज़ें की जाती हैं तो यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बढ़ गया है। आजकल हर चीज़ आप देखेंगे व्हाट्सएप, तमाम ग्रुप बने हुए हैं, फटाफट जो है चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं, फटाफट जो है जो जवाब लिए जाते हैं, तो ये सब डायरेक्ट कम्युनिकेशन अथॉरिटी के अंदर आता है, ठीक है। और रिसोर्सेज कंट्रोल्ड रहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ख़ास तौर से लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको काम करना होता है। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तो हमेशा रहती है,
और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अभी कोरोना को लेकर, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज की ये कहकर हमेशा आलोचना की जाती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो मतलब बहुत जो मतलब प्राइवेट कर्मचारियों की तुलना में उनको हमेशा कमतर करके आंका जाता है। माना जाता है कि प्राइवेट कंपनियों में लोग जो काम करते हैं दे आर वेरी स्मार्ट और बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों ने अपने कार्य को अंजाम दिया इस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, वो उसमें भी तब जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वही सरकारी कर्मचारी, वही प्रशासनिक अमला है, सब कुछ वही है और रिसोर्सेज बहुत नहीं है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में भी जो कमाल का काम सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी डॉक्टर्स ने, सरकारी नर्सों ने, ठीक है, हॉस्पिटल्स ने जो किया है वो अद्वितीय है, यूनिक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये दिखा दिया कि जो समझा जाता था गवर्नमेंट सर्विसेज के, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को, वो अवधारणा वो बदलनी पड़ी लोगों को, क्योंकि निश्चित रूप से ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और उस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में हमेशा काबिल लोग पीछे नहीं हटते, हमेशा आगे रहते हैं वो। तो हम देखें तो जॉब एनरिचमेंट जो है वो एक व्यापक अवधारणा है लोगों को मोटिवेट करने का। और यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि जॉब एनरिचमेंट करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को उस व्यक्ति की योग्यता और उस ज्ञान का लाभ रहेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ आपको समझ में आया होगा कि जॉब मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या और कैसे हम जो है वो नया सीखते हुए अपनी लाइफ को, अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं। और जब हम नया सीखते हैं, नया करते हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है अपनी लाइफ से। तो वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। तो यदि आपको ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं हर्ज वर्ग का कंट्रीब्यूशन और आलोचना के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।